सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र में शुंग वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जिसने कि पाटलिपुत्र में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके 185 ईसा पूर्व के लगभग शुंग वंश की स्थापना की और मगध का शासक बना। हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी देने वाले कई स्रोत है, जिसमें मुख्य है पुराण ग्रंथों में हरिवंश पुराण हमें पुष्यमित्र के बारे में बताता है। बाणभट्ट का हर्षचरित्र, जो कि शुंग वंश के लगभग 700-800 साल बाद लिखा गया था, मगर इसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी दी गई है। इसके साथ ही कालिदास का नाटक मालविकाग्निमित्रम भी हमें पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की जानकारी उपलब्ध करवाता है। मालविकाग्निमित्रम में पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र की विशेष तौर से जानकारी है। गार्गी संहिता, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है और शुंग काल का ही है, इसमें भी हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। पतंजलि का महाभाष्य, जो कि पुष्यमित्र के समकालीन थे और पुष्यमित्र द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ के मुख्य पुरोहित थे, इनके महाभाष्य में भी पुष्यमित्र शुंग के संबंध में जानकारी दी गई है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, आर्य मंजूश्री मूल कल्प, तारानाथ का बौद्ध धर्म का इतिहास इत्यादि ग्रंथों से भी हमें पुष्यमित्र और शुंग वंश के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। पुष्यमित्र के राज्यपाल धनदेव का अयोध्याभिलेख भी हमें शुंग वंश की जानकारी उपलब्ध करवाता है। अब हम देखें सबसे पहले कि शुंग कौन थे। पुष्यमित्र शुंग, जो कि बृहद्रथ का सेनापति था या मौर्यों का सेनापति था, उसने अपनी सेना के सामने ही सेना का निरीक्षण करते हुए सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। तो आखिर वो किससे बिलोंग करता था, किस वर्ण का था, इसके बारे में अलग अलग जो साहित्यिक स्रोत है वो अलग अलग राय रखते हैं। सबसे पहले और एक सबसे अधिक जिस बात पर विद्वान सहमत है वो यह है कि शुंग ब्राह्मण थे। हमें आश्वालयन स्रोत सूत्र, बृहदारण्यक उपनिषद, हरिवंश पुराण, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, बाण का हर्षचरित्र व तारानाथ का बौद्ध धर्म का इतिहास नामक जो साहित्यिक ग्रंथ हमें उपलब्ध हैं, ये सभी शुंगों को ब्राह्मण वंशी बताते हैं। इसके साथ ही दिव्यावदान, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, वह पुष्यमित्र को मौर्य वंश से संबद्ध करता है। इसके साथ ही कुछ इतिहासकार शुंग शासकों के पीछे जो मित्र शब्द लगा हुआ है, उसके आधार पर शुंगों को पारसिक बताते हैं या पारसिकों से जोड़ते हैं, मगर शुंगों को मौर्य या पारसिक बताना दोनों ही मत स्वीकृत नहीं हैं। केवल ब्राह्मण शुंगों को अधिकांश विद्वान मानते हैं। हम देखते हैं कि शुंग वंश का जो शासन है वो देश में 185 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व तक लगभग 112-13 साल तक रहा था। इस दौरान इन शासकों की क्या उपलब्धियां रही, विशेष तौर से पुष्यमित्र शुंग की,
उस पर हम थोड़ा नज़र डालेंगे, दृष्टिपात करेंगे। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट का सेनापति था, मगर बृहद्रथ के आते आते विशाल और शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य जो है वो विघटन का शिकार हो गया था और मौर्य शासकों की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर देश पर यवनों के आक्रमण होने शुरू हो गए थे। और इस काल में हमें यवन आक्रमण की सूचना देने वाले जो ग्रंथ हैं उसमें पतंजलि का महाभाष्य, गार्गी संहिता और मालविकाग्निमित्रम मुख्य रूप से है। इसी अस्थिर और कमज़ोर राजनीतिक व्यवस्था का फायदा उठा करके पुष्यमित्र ने शासन सत्ता पर अधिकार किया था। और उसके काल की पहली उपलब्धि हम मानते हैं वो ये है कि उसने विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा की। मालविकाग्निमित्रम में शुंग एवं यवन सेनाओं का सामना होने की जानकारी हमें मिलती है कि पुष्यमित्र जब अश्वमेध यज्ञ कर रहा था उस समय अश्व की रक्षा उसका पौत्र वसुमित्र कर रहा था, और जब सिंधु नदी के दक्षिणी तट पर पहुंचा तो वहां उसका सामना यवनों से हुआ। अब वो यवन या यूनानी आक्रमणकारी कौन था, इस बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है, मगर उसे डेमेट्रियस या मिनांडर माना जा सकता है। दोनों में से जो कोई भी हो, हम ये कह सकते हैं कि जब यवन मथुरा, पांचाल, साकेत को रोनते हुए पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे तब शुंग शासकों ने यूनानियों को हमारे देश की धरती से खदेड़ा और विदेशियों को हम पर शासन करने से एक प्रकार से रोका। यह इनके शासनकाल की हम महत्वपूर्ण उपलब्धि मान सकते हैं। दूसरी उपलब्धि थी ब्राह्मण धर्म एवं व्यवस्था का पुनरुत्थान। अशोक ने ब्राह्मण धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया था। इसके बाद मौर्यों ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया था। ब्राह्मणों पर एक प्रकार से उपेक्षा का व्यवहार ब्राह्मणों के साथ हो रहा था और ब्राह्मण धर्म जो रीति रिवाज कर्मकांड थे वो लगभग बंद होने के कगार पर थे। इसी कारण डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री तो ये भी कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग का मौर्य सम्राट की हत्या करके शासन प्राप्त करना एक प्रकार से ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी, जिनका कि मौर्य शासनकाल में बड़ा अनादर हो रहा था और उनकी सुविधाएं छीन रही थी। पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि स्वयं ही ब्राह्मण था, शासन प्राप्त करने के बाद ब्राह्मण धर्म के रीति रिवाज और कर्मकांडों का एक प्रकार से पुनः उसने शुरुआत की। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनकी जानकारी हमें पतंजलि के महाभाष्य, हरिवंश पुराण, उर्धनदेव के अयोध्या विलेख के साथ ही मालविकाग्निमित्रम से होती है। पतंजलि पुष्यमित्र संघ के अश्वमेध यज्ञ के मुख्य पुरोहित थे और धनदेव, जो कि उस समय कौशल का राज्यपाल था, उसने अपने अयोध्या विलेख में भी पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख किया है। ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पहला यज्ञ राज्याभिषेक के पश्चात में, दूसरा यवनों को पराजित करने के बाद। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शुंग शासकों के शासनकाल में ब्राह्मण धर्म जो है फला फूला और एक प्रकार से उसे राज्याश्रय प्राप्त हुआ था। तीसरी जो उपलब्धि हम मान सकते हैं शुंग शासकों की वो है कि परवर्ती मौर्य शासकों के काल में मौर्य साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया था और उसका जो पुराना गौरव जो है वो एक प्रकार से समाप्त प्राय हो गया था। एक छोटे से भूभाग पर, पाटलिपुत्र उसके आसपास के क्षेत्रों पर ही मौर्यों का शासन रह गया था। पुष्यमित्र शुंग ने शासन प्राप्त करने के बाद इस साम्राज्य का पुनः विस्तार किया।
यद्यपि वह मौर्यों के पूर्व साम्राज्य को तो पुनः प्राप्त नहीं कर पाया, मगर फिर भी जो हमें तत्कालीन अभिलेख उस समय मिलते हैं, जैसे कि पाटलिपुत्र तो उसके राज्य की राजधानी थी ही, अयोध्या अभिलेख में उसे कौशलाधिपति भी कहा गया है, तो कौशल तक उसका अधिकार प्रमाणित होता है। इसके साथ ही दिव्यावदान और तारानाथ उसका सियालकोट और जालंधर तक अधिकार मानते हैं, जिसमें उसने बौद्ध धर्म विरोधी गतिविधियों को संचालित किया था। इस आधार पर हम पंजाब को भी उसके राज्य में सम्मिलित करते हैं। महालिका अग्निमित्रम में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का राज्यपाल बताया गया है, प्रांतीय शासक बताया गया है, और विदर्भ को अग्निमित्र ने जीता था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग का जो राज्य है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं विदर्भ को सम्मिलित करते हुए मध्य देश में विस्तृत था, और पाटलिपुत्र उसके साम्राज्य की राजधानी थी। जबकि ये भूतपूर्व मौर्य साम्राज्य जितना तो नहीं था, और फिर भी हम कह सकते हैं इसने उत्तर भारत में एक शक्तिशाली और सुदृढ़ साम्राज्य को स्थापित करने की कोशिश की थी। इस अगली स्लाइड में मैंने पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य को का मैप इंसर्ट किया है, जिससे हम जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ तक शुंगों का अभियान हुआ था और कौन कौन सा क्षेत्र उनके राज्य में सम्मिलित था। पुष्यमित्र बौद्ध धर्म के समर्थक या शासक बृहद्रथ को गद्दी से हटा करके मगध का शासक बना था। तो बौद्ध साहित्य जो है पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी और बौद्धों का उत्पीड़क बताता है। दिव्यावदान कहता है कि पुष्यमित्र ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र के पास कुकुटाराम नामक बड़े विहार को ध्वस्त करने का प्रयास किया था। यद्यपि वो असफल रहा था, मगर फिर भी उसने मध्य देश में अनेक स्तूपों विहारों को नष्ट किया और बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतारा। इसके पश्चात वह साकल पहुंचा, जहां उसने घोषणा की कि जो कोई उसे एक बौद्ध भिक्षु का सिर लाकर देगा उसे 100 दीनारें दी जाएगी। इस प्रकार वह बौद्धों का अत्याचार करता हुआ दक्षिण भारत में चला गया, ऐसा हमें दिव्यावदान कहता है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में भी ऐसे ही किसी एक राजा का उल्लेख है जो कि बौद्धों का उत्पीड़क होगा। मार्शल बताते हैं कि सांची व तक्षशिला में शुंग काल में क्षतिग्रस्त किए गए बौद्ध स्मारक भी शुंगों को बौद्ध उत्पीड़क बताते हैं। मगर शुंगों को बौद्ध उत्पीड़क बताने वाले सारे जो साक्ष्य है वो बौद्ध है, और ये पुष्यमित्र शुंग के बाद के हैं। निश्चित रूप से पुष्यमित्र द्वारा मौर्य शासन का अंत करने से बौद्धों में शुंगों के प्रति रोष की भावना उत्पन्न हो गई थी, और पुष्यमित्र जो कि ब्राह्मण धर्म का समर्थक था, उसने वैदिक यज्ञों की प्रक्रिया को पुनः शुरू किया था, और मौर्यों के शासनकाल में जिस बौद्ध धर्म को राज्याश्रय और सुविधाएं प्राप्त थी वह पुष्यमित्र के शासनकाल में उन्हें प्राप्त नहीं रही। अतः इन बौद्धों ने या इस बौद्ध साहित्य ने पुष्यमित्र को बौद्ध उत्पीड़क बताने का प्रयास किया है। मगर हमारे सामने कुछ अभिलेखीय साक्ष्य आते हैं जिनसे ये पता चलता है कि शुंग काल में बौद्धों का इतना उत्पीड़न जो कि विलासता दिखाया गया है वो वास्तव में नहीं हुआ था। ऐसा हो सकता है कि कुछ राजविद्रोही बौद्धों को उसने पुष्यमित्र ने दंड दिया हो, या राजविद्रोही बौद्धों को शरण देने वाले स्तूप और विहारों को उसने नष्ट किया हो। बाकी शुंग काल में अशोक के समय जो में निर्मित स्तूपों के चारों ओर अलंकृत प्रवेश द्वारों एवं रैलियों का निर्माण होने की जानकारी हमें मिलती है। बरहुत से प्राप्त बौद्ध स्मारकों के अवशेषों एवं यहीं से प्राप्त एक अभिलेख से भी ये प्रमाणित होता है
कि शुंग काल में बौद्ध विहारों एवं स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि शुंग काल में बौद्धों को मौर्य काल में मिला राज्याश्रय छीन जाने के कारण उनमें पुष्यमित्र के प्रति रोष था और उन्होंने उसको बौद्ध धर्म का उत्पीड़क सिद्ध करने का प्रयास किया है। ये कुछ शुंग वंश के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने यहाँ स्लाइड में इंसर्ट की है, जिसमें पुष्यमित्र शुंग को शुंग वंश का संस्थापक कहा गया है। अग्निमित्र ने विदर्भ विजय की थी और वसुमित्र जो कि पुष्यमित्र संघ का पोता था उसने यूनानियों को पराजित किया था। और पांचवा जो भागभद्र है इसके राज दरबार में यवन राजदूत हेलियोडोरस आया था, जिसने बेशनगर विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया और भागवत धर्म ग्रहण किया, यानी ब्राह्मण धर्म ग्रहण किया था। ये सवाल कई बार कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है। हेलियोडोरस का बेशनगर स्तंभ अभिलेख भी प्रसिद्ध है। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने कर दी और 72 ईसा पूर्व में मगध में कम वंश की स्थापना की। इस प्रकार आज के हमारी इस वीडियो में हमने मगध में शुंग वंश की स्थापना, उसके प्रमुख शासक और शुंगों की उपलब्धियों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है और शुंग वंशों को बौद्ध उत्पीड़क कहने की जो बौद्ध साहित्य ने जो बात कही है उसके बारे में भी हमने अभिलेखीय साक्ष्यों के द्वारा उसके बारे में जाना है। जय हिंद।